हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यज्ञ विद्या की शानदार धमाकेदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। यहां आप लोग पा रहे हो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के जो आपको तगड़ा वैकेंसी आया है। एग्जाम होने वाला है जून 8 9 10 जून को। इससे रिलेटेड संपूर्ण मटेरियल एकदम कंप्लीट क्रीम मटेरियल आपको मिलेगा। सबसे पहले आपका पीवाईक्यू चल रहा है अभी जीएस हिंदी और मैथ्स का। जीएस ले रहे हैं नीरज सर, मैथ्स ले रहा हूं मैं, रीजनिंग लूंगा मैं कल से, और आपको हिंदी ले रहे हैं दिनेश सर। तो इस कड़ी में अभी हम लोग देख रहे हैं 23 अगस्त 2024 की शिफ्ट 2 के पेपर। तो चलिए इस शिफ्ट में देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। आपको यही क्वेश्चन डिट्टो आपके इस बार के पेपर में आ सकते हैं। तो आप एकदम पेन पेपर ले लो और बैठ जाओ मेरे साथ। पहले हमसे पहले अगर आप सॉल्व कर ले तो कमेंट में डाल दो आंसर। अगर लेट से सॉल्व कर रहे हो तो उसे अच्छे से नोट कर लो। बिल्कुल तगड़े तगड़े अच्छे हैंडराइटिंग में नोट कर लो ताकि आप एग्जाम से पहले उसे देख के जाओ। दोस्तों मैं अभी पहले पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। इसके बाद क्या करवाऊंगा, सारा ही जितने भी सिलेबस है आपके मैथ्स के रीजनिंग के सबका कंप्लीट क्रीम मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहो। पहला क्वेश्चन ही डीआई का है। डीआई का आप देखो, मैथ्स का जो क्वेश्चन है इस तरह से नहीं आता है कि एक साथ आ गया, कहीं कहीं आता है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आपका क्या है, डीआई का है। डीआई में क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट एक पुस्तक प्रकाशन में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। मतलब ये राइट साइड में जो आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या है, किसी बुक के पब्लिशिंग को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें डिफरेंट परसेंटेज दिया हुआ है कि प्रचार लागत कितना लगा, मुद्रण लागत कितना लगा, परिवहन लागत, रॉयल्टी, जल्दबंदी और आपका कागज लागत। आपको निकालने क्या कह रहा है, यदि किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40 अधिक है। मान लेते हैं अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, तो सीपी का मान लेते हैं 100। तो लागत मूल्य अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 40% अधिक है यानी 140। अब आपको कह रहा है यदि अंकित मूल्य कितना है 280, अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना 280 यानी गुना 2। तो यहाँ से आपका लागत मूल्य आ गया 200। तो क्या यही 200 आपका उत्तर हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं बच्चों, 200 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक का लागत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे प्रश्न में कागज की लागत पूछ रहा है। और कागज की लागत कितना है, 25%। कागज की लागत कितना है, 25%। तो 25% किसका निकाल देंगे, 200 का। 200 का 25% आप लोग जानते हो कितना होता है, 50 रुपए होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन डी। 50 रुपए आपका क्या होगा कि पुस्तक के कागज की लागत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 आम की कीमत, 6 आमों की कीमत 90 रुपए है। 6 आम की कीमत 90 रुपए, तो एक आम का कीमत गुना 15 है तो 15। तो यहाँ 10 आम का कीमत कितना हो जाएगा, 10 आम का कीमत होगा गुना 15 यानी कितना, 150 रुपए। कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दो क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलात हमारे लिए शुरुआत होती जाएगी पेपर में। एग्जाम में जो है इस बार का ये वाला जो पेपर है मैथ्स का अच्छा पूछा था। ठीक है, और आने वाला एक दिन का पेपर और है जो अच्छा पूछा था। आप हमारे साथ बने रहो, सारा जानकारी आपको दिया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चंस क्या होगा आपके पेपर में आएंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप यूपी पुलिस एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही मैथ्स का सिलेबस है। और क्वेश्चन इस बार का उस बार का इस बार एग्जाम चेंज करके भी पूछ देता है कई बार। तो आप ये वीडियो भी हमारा देख लिया करो, जो एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उन्हें भी शेयर कर दो। और हमारे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, जिससे हमारा दिन में 2-3 वीडियो आता है आपका, हर एक वीडियो का क्या हो आप पे नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले उसका तैयारी करके जाओ। हमारे इस क्लास का या किसी भी क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे जाके सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया का लिंक है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल को हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है।
जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी? देखो बच्चों, यहाँ 5% है, 5% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? तो 1/20 होता है। अब आपको क्या कहा गया? आपको ये कहा गया है कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया जाता है और जिसमें 2 वर्षों के लिए लगाया जाता है और वहाँ पे जो आपका ब्याज का राशि है वो 1764 रुपए मिलता है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 20 से 21 हो रहा है, क्यों? क्योंकि 5% है, 1/20 है, तो 20 से कोई भी अमाउंट क्या हो रहा है, कोई भी राशि क्या हो रहा है, कितना आपको मिश्र धन दे रहा है, 21 का मिश्र धन दे रहा है और 2 साल में अगर है तो 2 साल में हम क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 400 और 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441। अब ऊपर वाले रेशियो में हमें क्या करना है? सेम करना है इसको। तो इसे 441 बनाने के लिए राइट साइड में हमें क्या करना होगा? 441 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में भी हम क्या करेंगे? 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये क्या है? ये आपका जो है अमाउंट हो गया, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये 420 आ जाएगा, 420 से ये 820 और ये आपका 441। ये 441 का मान कितना दिया हुआ है? एक राशि की भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है। मतलब एक वार्षिक किस्त में 1764, पहला वार्षिक किस्त में भी 1764 और दूसरे वार्षिक किस्त में भी 1764। यानी 441 का वैल्यू कितना है? 1764 है। तो बताओ ये टोटल टोटल जो है उधार ली गई राशि कितनी है? 820 है। तो 820 का उधार ली गई राशि, तो ये गुना है 4 बार में, तो इसको भी गुना कर दो 4 बार से, ये आ जाएगा आपका 2 चौके 8 यानी 3280 रुपए क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी इसे नोट कर लो। अदरवाइज आपको ये क्लास का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही रहा है, लेकिन वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हो। नोट आप मेरे साथ कर लो। नोट करने से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको याद रहेगा लंबे समय तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी और बी एक कार को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया? अब देखो, सी और बी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सी बी, ठीक। सी कर सकता है 18 दिन में, बी कर सकता है 24 दिन में। बताओ, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम आएगा 72 और 72 यहाँ से इसका इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता निकालने के लिए हम, सॉरी बच्चों, ये आपका यहाँ पे आ गया। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालने के लिए इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा अरे यार, सॉरी, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? फिर थोड़ा नीचे लिख देते हैं 4 और इसका कार्य क्षमता आ जाएगा आपका 3। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 4 और 3 यानी इसका सी का एफिशिएंसी 4 और बी का एफिशिएंसी 3 है। तो अगर हमें क्या कह रहा है, 8 दिनों तक एक साथ काम करते, कौन? सी और बी क्या कर रहा है? एक साथ काम कर रहा है। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक के लिए। 8 दिनों तक के लिए इसका टोटल काम कितना है? 7, तो 7 गुना 8 यानी टोटल काम कितना कर लेगा? 56 काम कर लेगा। तो कितना काम शेष बचेगा? शेष काम बचेगा 72 माइनस 56, कितना? 16 काम शेष बचेगा। और 16 काम क्या करेगा? बी करेगा। 16 काम कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना? यहाँ 3, तो बी का एफिशिएंसी 3, तो 5 सही 1/3 दिन लगेगा। कितना? बी को शेष काम करने में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ी मोड़ी दिक्कत जो है मुझे बीच क्लास में हो भी जाती है, जैसे कभी स्लाइड इधर उधर हो जाता है, तो ये सारा चीज नॉर्मल है प्यारे बच्चों। आप सभी को कंटेंट पे फोकस करना है, आप आराम से इसे नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी प्रत्येक एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू कर किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद छोड़ दिया। अच्छा, अब यहाँ पे
छोड़ देने वाला सवाल है, ठीक है। बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। पिछला सवाल भी आपका कुछ इसी तरह का था। बी ने जो बाकी बचा काम था उसको 23 दिन में पूरा किया। अब आपको निकालने क्या बोल रहा है कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, ए और बी जो है दोनों ही किसी काम को मतलब ए भी 75 दिन में करता है, बी भी 75 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना 75, यानी टोटल काम 75 रहा होगा। तो ए उस काम को एक दिन में एक काम करेगा, बी भी उस काम का एक दिन में एक काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि बी जो है रिमेनिंग वर्क, जो काम बचता है बी का, शेष काम जो बचता है, शेष काम बचता है उसको कितने दिनों में करता है, उसको करता है 23 दिनों में। क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ है 23 दिनों में ये कर लेता है। तो 23 दिनों में कर लेता है तो 23 वर्क कर लेता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में एक काम करने का। तो 23 दिन में उसका 75 में से 23 काम उसने कर लिया। अब जो है शेष काम जो है कितना बचा, शेष काम बचा 75 माइनस 23, और 75 माइनस 23 कितना 52। ये 52 काम कौन किया है, स्टार्टिंग में ए और बी दोनों ने मिलकर किया। ए और बी ने स्टार्टिंग में जो काम किया वो 52 काम किया। कितने दिनों तक के लिए काम किया, तो 52। और ए और बी जो है दोनों एक साथ जब काम करेगा तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना 2 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो आप इसे, तो यानी 26। ये आपका 26 क्या आ गया, 26 आ गया, 26 दिन। और यही आपका यहाँ पे पूछेगा, आपको ऑप्शन नंबर ए में जो है 26 दिन यहाँ पे दिया होगा। जो यहाँ पे छूट गया है ऑप्शन ए, तो यही आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से कर लिए, लेकिन बच्चे ना पढ़ के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एग्जाम में कर नहीं पाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बड़ा है, कैसे बनाऊंगा, बी ने सी स्क्वायर को 23 दिन में पूरा कर लिया, तो ए और बी कैसे कितने दिनों के बाद मतलब कितना दिन काम किया होगा, कितना क्या किया होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आप एकदम जो तरीका मैं बता रहा हूँ एकदम शॉर्टेस्ट मेथड है, आप बिल्कुल इसे नोट कर लो, एग्जाम में ऐसा ही करके आना। क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि की गई है, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत का परिणामी वृद्धि क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब देखो, मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत 100 रुपए रहा होगा, उसका क्या किया 25% बढ़ा दिया, तो 100 का 25% 25, तो यानी उसका दाम कितना हो गया अब 125। अब उसको तत्पश्चात 20% घटा दिया गया, तो इसमें 25% बढ़ाया है, अब क्या करें 20% घटा दिया गया, 20% घटा दिया गया। अच्छा, 125 का 20% कितना होगा, तो 20% बराबर होता है 1/5 के। 20% बराबर होता है 1/5 के, तो 125 का 20% होता है 25। तो यहाँ पे आपका फिर से वापस कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या कह रहा है 10% फिर से बढ़ा दिया गया, यानी 10% का इसमें क्या दिया फिर से बढ़ा दिया। अब कितना हो गया 110 हो गया, कितना हो गया 110 हो गया उसी आर्टिकल का दाम। अब देखो 100 से 110 फाइनली हो गया, यानी कितना का चेंज हो गया 10 का चेंज हो गया। अब इस 10 का परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज इनिशियल से निकालते हैं। इसका जब आप करोगे सॉल्व तो ये आपका 10% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का ये क्या है आपका क्वेश्चन है। आप जब हमारे साथ इसका पूरा जो कंप्लीट बैच है, जो क्रीम मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसको जब ज्वाइन करोगे तो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंप्लीटली आप सभी के लिए सब कुछ फ्री है। पीवाईक्यू क्लास, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन, सारा कुछ हमारे चैनल पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे एप्लीकेशन पे आपके लिए फ्री अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्रमशः 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 320 प्रति किलोग्राम पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। अब देखो 20% का लाभ हो रहा है, 20% माने कि 1/5। अब 1/5 का लाभ हो रहा है, यानी 5 अनुपात 5 से क्या हो जा रहा है 6, तो 5 से 6
तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 6 क्या आपका एसपी है और ये 5 क्या है सीपी है। इस 6 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 320 का प्रति ग्राम। हम जो मिक्सचर है, मिक्सचर का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मिक्सचर पे क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो सीपी 5 हो गया, एसपी 6 हो गया। अब यहाँ पे आपका एसपी 320 दिया हुआ है तो यहाँ से सीपी आप निकाल लोगे कितने बार में 320 गुना 5/6 आपको ये आ जाएगा 5 से 15 और 16 1600/6 1600/6 यानी 800/3 800/3 क्या आया आपका जो मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस उसका लागत मूल्य उसका क्या क्रय मूल्य आया। अब आपको कह क्या रहा है आप उसमें दो तरह का जो है क्रय मूल्य वाला मिला रहे हो। एक है 180 रुपए वाला एक है आपका 280 रुपए वाला। आपका क्रय मूल्य कितना आ रहा है 800/3। अब देखो प्यारे बच्चों ये फ्रैक्शन है तो हमें इसे करना है। तो हमें रेशियो है तो रेशियो में हम क्या कर सकते हैं इस सबको मिक्सर एलिगेशन में रेशियो ही निकलता है ना तो इस सबको हम काट सकते हैं। अब यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी सब से क्या करो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सब में 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 तिहाई 54 और ये आ जाएगा आपका 28 28 तिहाई 84 और ये आ जाएगा आपका 80। अब यहाँ पे देखोगे चेंज इसका तो यहाँ पे 4 का चेंज और यहाँ पे इसका चेंज देखोगे तो कितना 26 का चेंज। तो 4:26 यानी कि 2:13 यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया 2:13 यानी ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा बस घुमा दिया कहाँ पे घुमाया है आपको क्या कर रही है इसमें मिक्सर एलिगेशन भी लगा दिया और परसेंटेज भी लगा दिया। इसी तरह का दो कंसेप्ट का यूज करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। परसेंटेज में क्या लगाया है कि मिक्सचर जो है आपको 320 किलो प्रति रुपए किलोग्राम बेचने पे आपका क्या करेगा 20% का लाभ होगा। 20% यानी 1/5 का लाभ होगा और 320 रुपए बेच रहा है तो 320 6 का मान तो 5 का मान आ गया 800/3। अभी 800/3 जो है आपको फाइनल प्राइस हो गया जो मिक्सर का प्राइस है। अब मिक्सर एलिगेशन मेथड लगा के आप क्या निकाल सकते हो इसका रेशियो निकाल सकते हो कि किस अनुपात में दोनों चाय को क्या किया होगा मिलाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों आप सभी इस को नोट कर लो। नोट कर लिए होगे अब हम लोग नोट देखो ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डिंग में है तो आप बिल्कुल इसको पॉज करके क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो। मैं अगर आपके लिए यहाँ पे क्या दूंगा टाइम दूंगा। अगर लाइव क्लास चल रहा होता तो जरूर मैं यहाँ पे 1 मिनट में टाइम देता ताकि आप इसे नोट करते। लेकिन ये चूंकि रिकॉर्डेड है तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे इसे क्या करो पॉज करो नोट करो फिर प्ले कर लो या फिर आप जो एक बार में पूरा वीडियो हमारा देख लो दूसरे बार बैठना तो नोट कर लेना। लेकिन ये बहुत सारे बच्चे दूसरे बार में नहीं कर पाते आलस के कारण छोड़ देते। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करो आप नोट करते जाओ और हमारा वीडियो देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ए और बी की गति की दरों के बीच में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ए और बी की गति के दरों के बीच का अनुपात कितना है 2:3 है। इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी गति से चला होता तो दूरी तय करने में कितना समय लगता। देखो ए और बी की गति का अनुपात दिया हुआ है। गति का अनुपात ए और बी का दिया हुआ है। ए और बी का स्पीड यानी गति का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2:3। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताओ हमें डिफरेंस किसका दिया हुआ है टाइम का दिया हुआ है लेकिन अनुपात क्या दिया हुआ है गति का। तो हम उस अनुपात को क्या कर लेंगे टाइम के अनुपात में चेंज कर लेंगे। और आपको पता है क्या पता है स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स का रिलेशन होता है। क्या होता है इनवर्स का रिलेशन होता है। जैसे मान लो स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है टाइम कम लगता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी जो है आप 50 किलोमीटर के स्पीड पे चला रहे हो कार 50 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो 100 किलोमीटर आपको जाना है 2 घंटा लगेगा। लेकिन आपने स्पीड को क्या कर दिया डबल कर दिया 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाओगे तो कितने देर में पहुंच जाओगे 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो यही चीज इसको याद रखने का बस यही तरीका है। आप कुछ एक एग्जाम्पल लगा के लॉजिक लगा के उसे याद रख सकते हो। तो इसको हम क्या कर देंगे रेशियो को यहाँ पे रिवर्स कर देंगे टाइम का रेशियो निकालने के लिए। जब रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा तो उसमें स्पीड जो है बेस्ड ऑन स्पीड ये मैं बताऊंगा आप ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वहां से आराम से बन जाएगा।
ये देखो अब यहाँ पे जो है आपको इसका टाइम का डिफरेंस कितना है? ए को गंतव्य तक पहुँचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। ठीक है? मतलब ए 3 है, मतलब 3x टाइम होगा, बी 2x होगा, तो यानी 1x का टाइम लगता है। इस 1 का मान, 1 यूनिट का मान कितने? 15 मिनट है। ठीक है? तो ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगेगा 15 गुना 3, 45 मिनट। अब देखो प्यारे बच्चों, 45 मिनट या काफ़ी सारे बच्चे जो है ऑप्शन डी मार के आ जाएँगे, लेकिन वो गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे क्वेश्चन देखो अगला लाइन पढ़ो, यदि ए दुगुनी गति से चला होता, अब ए ने क्या किया अपना गति को डबल कर लिया, तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ऑब्वियस अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर वाला। स्पीड डबल हो गया तो टाइम क्या हो गया? हाफ हो गया। यहाँ भी स्पीड डबल हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी साढ़े 22 मिनट में 22.5 मिनट में वो क्या कर लेगा? अपना डिस्टेंस कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक धनराशि साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है, उसी समय में यह धनराशि किस दर प्रतिशत पर 6 गुना हो जाएगी? अब देखो इसका जो ट्रिक है ऐसे आपको लगाना है R% इंटू टी इक्वल टू एस आई। ये आपको टी लगाना है, क्यों? क्योंकि आपको राशि क्या है? सेम है। ठीक है, तो आपको चेंज क्या होगा? आर और टी ही चेंज होगा। अब यह टाइम भी सेम है तो यानी R% ही बस चेंज होगा, यानी 5% क्या हो रहा है? 3 गुना हो जा रहा है, यानी एस आई का कितना परसेंट हो जा रहा है? 200% बढ़ जा रहा है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 200%। देखो प्रिंसिपल क्या होता है? अपने में 100% होता है, लेकिन वो 3 गुना हो रहा है, 300%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? ब्याज कितना आया? 100 से 300 हो गया तो ब्याज कितना आया? 200 का ब्याज आया, तो 200% यहाँ हम लोगों ने लिखा। लेकिन क्या कह रहा है? उसी समय में यह धनराशि कितने दर परसेंट पर 6 गुना हो जाएगी? 6 गुना यानी 600, 600% हो जाएगी कौन? प्रिंसिपल, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना? ये आपका 600 माइनस 100, क्योंकि प्रिंसिपल खुद का क्या होता है? 100, तो यहाँ पे कितना? 500। 500, तो ये क्या? 200 बनेगी 500%, 200% बनेगी 500%, कितने गुना है? 2.5 गुना। तो हमारा रेट भी क्या करना पड़ेगा? 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, यानी 12.5% करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। यानी अगर हम 12.5% दर कर देते हैं तो वो राशि उतने ही समय तक के लिए क्या हो जाएगी? 6 गुना हो जाएगी। दोस्तों अब ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि आ चुका है। क्या करेगा? इसका एक और तरीका बदल सकता है पेपर में। क्या कर सकता है? तो यहाँ बोल देगा कितने समय में क्या हो जा रही है? 200% हो जा रही है 5% की रेट पे। अब यहाँ पे आप क्या करो? गुना कर दो, यहाँ से टी कर दो, इस टी का वैल्यू निकाल दो। यहाँ से टी का वैल्यू निकालोगे तो टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 200/5, यानी 40 साल। 40 साल में क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी 5%। ठीक है, तो ये आपको इसमें इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आपको आने वाले पेपर में हो सकता है पूछ दे, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बता दिया। फिलहाल आप क्या करो? इसे नोट कर लो। उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सेवा से सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति को की पेंशन उसकी सेवा के पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन, अब देखो, एक एक 1983 को 380 रुपए प्रति माह है। 11/10/83 को 1/10/84 और 1/10/85 पर 40 देय राशि की वृद्धि के साथ यदि वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है तो वो प्रति माह की पेंशन प्राप्त करता है। देखो लास्ट 3 साल का क्या औसत वेतन का आधे के बराबर उसे क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। ठीक है, जैसे कोई रिटायर करते हैं तो उसे पेंशन मिलता है ना, तो उसके लास्ट 3 साल का आधे का औसत के आधे का पेंशन मिलता है। तो हमें जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 जनवरी 1986 को वो क्या करे? सेवानिवृत्त हो गए। यानी 1985 में उसको कुछ पेंशन मिला होगा, 1984 में कुछ मिला होगा, 1983 में कुछ मिला होगा। तो ये हमें नहीं पता है। हमें पता क्या है? 1983 का जनवरी का 1983 के जनवरी का क्या है? 380 रुपए।
अब ये 380 रुपए है, तो अब देखो इस डेट को 1984 के इस डेट को कितना हो जाएगा, 40 बढ़ जा रहा है तो 420 हो जाएगा। और 1984 के इस डेट को कितना हो जाएगा, 420 में फिर 40 बढ़ जा रहा है तो 460 हो जाएगा। और 1985 के इस डेट को कितना हो जाएगा, तो 460 में फिर 40 बढ़ जाएगा, यानी 500 हो जाएगा। यही इसका क्या है, लास्ट 3 साल का क्या है, पेंशन है। अब इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है, और उसका क्या करना है, आधा कर देना है। यही अब क्या है, उसका पेंशन है, यही तो निकालना है आपको आंसर क्वेश्चन में। तो 6 2 8, यहाँ पे 8, ये 4 4 8 और 5 13, यानी 1380/6। ये करोगे यहाँ पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 230 रुपए। अब क्या होगा, इसका पेंशन होगा। कितने कम है पेंशन, देख लो, आराम से निकाल लोगे। एवरेज का ये सवाल है, आराम से बन जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़ना है, उसको सोचना है, थोड़ा सा बना देना है आपको। और मेरे साथ रहोगे तो आप एग्जाम में डायरेक्ट पेन चलाओगे, दिमाग चलाने के लिए आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब। 70% 0.35, इसमें मेरे से पहले आप सभी बनाओ और कमेंट में आंसर करो। वीडियो पॉज करो, बनाओ, कमेंट में आंसर करो। आपको निकालने क्या कह रहा है, 120%। बस इसे लगा दो, 0.35 किसके बराबर, 70 के बराबर। निकालना क्या, 120। जब आप इसे यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ नीचे क्या लगेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका 2 बार में, ये आ जाएगा आपका 60 बार में, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.6। आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक व्यापारी ने 25% का लाभ सॉरी शामिल करने के लिए एक वस्तु सॉरी कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। देखो, एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल किया, किस पे, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे बेचने के लिए। तो मान लो उस वस्तु का क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस जो है आपका 100 रहा होगा, ठीक है। तो उसको कितने में बेचा, वो 25% का लाभ में लाभ शामिल करके उसको अंकित मूल्य पे दिखाया, ठीक है। तो ये आपका 125, बीच में कहीं सिर्फ एसपी है, मतलब बेच रहा है, लेकिन उस पे 16% का कितना दिया, डिस्काउंट भी दिया। इस एमपी पे 16% का डिस्काउंट भी दिया। 125 का 16% निकालना है, निकालेंगे। 125 बटा 100 16, ठीक है। ये करोगे, यहाँ से 5 4 4, यहाँ से 20 आ जाएगा, यानी 20 रुपए कम कर दो, 105। अब क्या बोल रहा है, उसका वास्तविक लाभ कितना है। अब देखो, 100 से बेचा कितना, 5 पे, 5/100 सीपी पे निकलता है, मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी 5% का उसको क्या मिल रहा है, एक्चुअल में प्रॉफिट मिल रहा है, इतना सारा तिक्रम लगाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 रन है। मान लो 30 पारी खेला कोई भी क्रिकेटर, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, 30 पारी, 1 2 3 ऐसे चलते चलते 28 29 30, 30 पारी तक खेला, और इसका पूरा का जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 रन। उसका सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर, सर्वोच्च स्कोर मान लो हाईएस्ट स्कोर, और न्यूनतम स्कोर कितने से अधिक है, सर्वोच्च स्कोर से न्यूनतम स्कोर 100 अधिक है, 100 अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए, अब बोल रहा है कि मान लेते हैं उसका लास्ट का 2 पारी ही क्या होगा, उसका सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर, इन दोनों पारी को नहीं शामिल किया जाए तो 1 से लेके 28 तक का औसत कितना है, 38 है, ठीक है। तो बाकी 28 पारियों का औसत कितना है, 38 है। तो बस, तो हर में पहले 40-40 का औसत आ रहा था 28 का, अब 38-38 का आ रहा है। तो 2 की कमी आ रही है, और कितने में आ रही है, 28 में आ रही है। कितना कमी हो गया, 56 हो गया। ये 56 तो औसत के कारण कमी है, लेकिन
इस दोनों के कारण कम होने के कारण भी तो है, इस दोनों का क्या है 40-40 है तो मान लेते हैं इसका भी 40 रहा होगा, इसका भी 40 रहा होगा। यानी इस दोनों के कारण कितने की कमी? 80 की कमी। तो टोटल जो है हाईएस्ट और लोएस्ट मिला के कितना रन हो जाएगा? 80 प्लस 56 यानी 136। अब आप इसे ऐड कर दो, यहाँ से 2h बराबर आ जाएगा 236। h बराबर आ गया आपका 118। अब यहाँ से इस वाले में लगा दो h माइनस एल, यहाँ से l का वैल्यू आ जाएगा आपका एक h h माइनस 100 आ जाएगा, यानी 118 माइनस 100, यानी 18 रन क्या है उसका लोएस्ट स्कोर है। यही आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है पूछ रहा है, 18 रन आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों इसको देखो एकदम किस तरह से सॉल्व किए हैं, सॉल्व करना ही नहीं है आपको, इसी तरह से ट्रिक लगा के आपको आंसर निकालना है, आपको सेलेक्ट होना है, आपको टीचर नहीं बनना है मैथ का। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? ट्रिक्स चाहिए जो पेपर में जल्दी आंसर दे दे। ठीक है, क्योंकि आपको और भी जो हार्ड क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए। दोस्तों आप इसी तरह के जो वीडियो है देखने के लिए, आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस क्लास का पीपीटी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पीडीएफ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप उसे क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कि कोई भी नोटिफिकेशन पाना हो तो आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर लो, आपको सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़े को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। मान लो कोई भी सामान है, विक्रेता है, हाँ, सेलर ने उसे कहा कि मैं आपको 2000 पीस दे दूंगा 50-50 रुपए प्रति पीस की। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो गए, मतलब जो 2000 का वादा किया था उसमें से 5% ऐसे थे जो उसके अनुमानक के हिसाब से निकले ही नहीं, वो अपने हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हो गया किसको मैं बेचूंगा। ठीक है, हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार, यहाँ घटक हो, ठीक है ये घटक है, घटक को अस्वीकार किया, अस्वीकार था। ठीक है, ये यहाँ पे छूट गया, घटक जो है ग्राहकों को, या घटक ग्राहकों को अस्वीकार, यानी 50% जो है घटक सामान जो है वो ग्राहक के पैमाने पे नहीं था, ग्राहक उसको लेना नहीं चाहता, उसमें कुछ त्रुटि रहा होगा। तो निर्माता का कितना नुकसान हुआ आपको लॉस निकालना है। आसान क्वेश्चन है, देखो पहले तो निर्माता यानी सेलर के हिसाब से, मैन्युफैक्चरर के हिसाब से हम लोग सोचते हैं। सेलर के हिसाब से उसने वचन लिया 2000 का, जिसमें से 5% तो उसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं दे पाऊंगा, तो बचा कितना 1900। इस 1900 का उसने कितना पे उसको मतलब लागत लगा, इस 1900 का लागत उसको कितना का लगा, इस 1900 का लागत उसको लगा यहाँ पे आपको आ जाएगा 19 पंचे 95, और उस पे 3 जीरो, 95,000 जो है उसका क्या आएगा इस पे आता है। ठीक है, ये ग्राहक के अनुमान के हिसाब, ये सेलर के अनुमान के हिसाब से, एजम्पशन के हिसाब से। अब जो है इस एजम्पशन के हिसाब से उसको क्या हो रहा है, 5% जो है, सॉरी 25% जो है उसको लाभ कमाएगा। तो यहाँ पे सीपी और एसपी यानी 4 से 5 हो जाएगा, और इसी 5 का वैल्यू कितना है उसके अनुमान के हिसाब से ये है 95,000। तो 1900 का सीपी कितना हो जाएगा, 1900 आर्टिकल का सीपी आ जाएगा आपको गुना 19,000, क्योंकि ये 19,000 टाइम्स में इतना के बराबर है, तो यहाँ गुना 19,000 करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 76,000। 76,000 उसको कॉस्ट प्राइस किसके अनुमान के हिसाब से, उसके अनुमान के हिसाब से मिलता है, लेकिन उसको मार्केट जब गया, मार्केट जब वो सामान लेके गया
तो ग्राहकों ने उसको मना कर दिया। क्या मना किया? 50% जो है उसमें से 2000 का 50% यानी 1000 ही सामान क्या है वो बेच पाया, और 1000 को सामान को कितने दिनों पे प्रॉमिस करेगा उतना पे ही तो बेचेगा। तो ये 5000 50,000 रुपए में बेचा। बताओ, लागत तो उसको उसको कितना का नुकसान हो गया? बस तो वो 76,000 का क्या बनाया सामान, और उसमें से 50,000 का ही बेच पाया, तो कितना का नुकसान हो गया? 26,000 का नुकसान हो। क्वेश्चन आसान है, बस बातों में आपको उलझा रहा है। आपको उलझना नहीं है, आराम से एक-एक स्टेप सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार को 6400 में बेचने पर श्री राम को 20% का हानि हुआ, तो कार का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे क्या है होगा? कार का क्रय मूल्य क्या है? देखो, 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, यानी 1/5। पहले कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, तो अब कितना है? 4 है। अब ये जो है 4, यही आपका क्या है? यही आपको सेलिंग प्राइस है, यानी उसका विक्रय मूल्य है 6400 के बराबर। कितना से मल्टीप्लाई करो? 1600 से। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तुम 1600 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 8000। 8000 क्या रहा होगा? उसका कार का क्रय मूल्य रहा होगा। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक पुराना टू व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है, उसे कुछ नुकसान होता है यदि वो इसे 580 में बेचता। देखो, 460 में बेचता है, उसको कुछ नुकसान होता है, ठीक है। मान लिए बीच में कहीं यहाँ पे क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा। कॉस्ट प्राइस से कम ये जो है SP1 है, यानी पहले 460 में बेचा, अब उसको 580 में अगर बेचता तो उसको कुछ फायदा होता, ठीक है। तो उसका लाभ हानि का दुगना होता। अच्छा, तब जो उसको लाभ मिलता यहाँ से यहाँ तक का जो लाभ प्रॉफिट होगा ना, ये जो प्रॉफिट होता ये डबल होता किसके? अभी जो इसको लॉस हुआ है उसके। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है कितना? तो 460 और 580 मतलब 120 का डिफरेंस है। ये 1:2 में बट गया, तो एक का मान कितना? एक का मान 40 और दो का मान कितना? 80। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 460 में क्या कर दो आप? 40 जोड़ दो, यानी 500 रुपए क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया स्कूटी का। इतना सस्ता स्कूटी बेच रहा है, सोच लो कितना सस्ता बेच रहा है। आप लोग देखो कितना जल्दी क्वेश्चन बन गया। बस आपको पूरा ये नहीं कि बच्चे जैसे एकेडमिक क्लास में आप नहीं पढ़ रहे हो एकदम बिल्कुल प्रोसेस प्रोसेस बनाओगे। प्रोसेस अगर आपको देखना है तो मार्केट से कोई भी किताब लोगे तो आप उसमें आपको प्रोसेस वाइज बनाओगे, मिल जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ट्रिक वाइज सॉल्व करना है, ट्रिक से जल्दी सॉल्व करना है, तो इसी तरह के ट्रिक आपको एग्जाम में लगाने होंगे ताकि जल्दी आपको क्वेश्चन बन जाए। अब क्वेश्चन 17 क्या है? एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी है निकालनी है। देखो, नाव के विपरीत चलना यानी जो बोट का स्पीड होगा और वाटर का स्पीड होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जो है क्या है? माइनस आएगा। तो यहाँ पे जो आप नाव के विपरीत जब चलोगे, धारा के विपरीत, तो वहां पे b माइनस डब्ल्यू हो जाता है। b माइनस डब्ल्यू 80 बटा आ जाएगा 16, क्योंकि हमें स्पीड निकाल रहे हैं। 80 आपको टोटल डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है, कितने देर में चल रहा है? 16 किलोमीटर 16 घंटे में, तो ये आपका आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया b माइनस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू ये क्या? नौ के मतलब धारा के साथ चल रहा है 72 किलोमीटर, कितना टाइम में? 12 घंटे में, तो ये आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड आ गया। स्थिर जल में नाव की गति क्या है? अब बताओ, हमें b का मान निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो। यहाँ से आ गया 2b, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया जोड़ने पे, तो यहाँ से 6 5 11। अब आपका b का मान क्या हो जाएगा? 11/2, यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या आ गया? नाव का गति आ गया। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक व्यक्ति सेम
बोट एंड स्ट्रीम पे ही क्वेश्चन है। शांत जल में साढ़े 22 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है, यानी उसका व्यक्ति का स्पीड कितना दिया हुआ है? साढ़े 22 दिया हुआ है। साढ़े 22 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। और ये प पता है, पाता नहीं, और ये पाता है कि उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ के समय का दोगुना है, धारा की गति निकालें। अच्छा, तो धारा के विपरीत b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू, ये क्या है? b माइनस डब्ल्यू डबल है किसके? v प्लस डब्ल्यू के। तो ये टाइम का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो अब आपको क्या निकालना है? धारा की गति निकालना है, यानी पहले स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। स्पीड का रेशियो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है। तो मतलब जो रेशियो इसका है उसका रेशियो यहाँ पे उलट के लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से बी रेशियो डब्ल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बार इस दोनों को प्लस करना पड़ेगा और एक बार इस दोनों को माइनस करना। प्लस क्या प्लस करेंगे तो बी का मान आ जाएगा, यानी 1+2 रेशियो 1-2। यहाँ से करोगे 3 है, यहाँ से करोगे तो 1, यहाँ से 3 रेशियो 1 आ गया आपका। क्या? बी और डब्ल्यू का मान। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? किसी शांत जल में क्या है? शांत जल में किसका दिया हुआ है? शांत जल में दिया हुआ है व्यक्ति का रफ्तार 22.5 किलोमीटर। तो गुना कितना किए? 7 से, 7.5 से। तो 1 को गुना कर देंगे 7.5 से, तो आपको वाटर का स्पीड यानी स्ट्रीम का स्पीड, धारा का स्पीड आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोल रहा है? इसका एचसीएफ निकालो। जब भी आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होता है, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है? फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है एलसीएम ऑफ सॉरी एचसीएफ। देखो जो निकालना होता है उस न्यूमरेटर का वो क्या निकाल देते हैं? एचसीएफ निकाल देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देते हैं। सीएफ का यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इस सब का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 5 का एलसीएम 4 5 20 23 60 हाँ, यहाँ पे 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। 1/7 क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? एचसीएफ हो जाएगा इस सभी फ्रैक्शन का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको अगर पेपर में मिले तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप छोड़ भी सकते हो एग्जाम में, क्योंकि आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर टाइम बचे तो आप यहाँ पे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि सचिव है और क्या अधिकारी है, ठीक है? वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है। यदि 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं, मतलब टोटल कुछ रहा होगा, उसमें से क्या गया? 15 छुट्टी पे चला गया, नहीं आया, छुट्टी पे चला गया। तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। उसके बाद 45 वरिष्ठ अधिकारियों की छुट्टी अगर हो जाती है, मान लो कुछ अधिकारी रहा होगा जिसमें से 45 का छुट्टी हो गया। तो छुट्टी पर जाने के पश्चात अब प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव रहते हैं, तो फिर ज्ञात कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन बाय ऑप्शन लगाते जाएंगे। ऑप्शन ए लगा के देखिए 30। 30 माने क्या है? सचिव का संख्या 30। तो अगर 30 है, 15 यहाँ पे है, तो बचा कितना? 15। क्या ये 15 जो है डबल हो रहा है? 15 दूना 30। क्या ये 15 डबल हो जा रहा है? लेकिन यहाँ पे 30 से 45 निकाल ही नहीं पाओगे बाहर, ठीक है? तो ये तो लगेगा नहीं। ऑप्शन बी लगा के देखते हैं 40। यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? या 15 तो ये है, ये आपका 25 आ जाएगा। इस 25 का यहाँ पे ऊपर क्या है? डबल बचता है। 25 का डबल 50। हाँ, यहाँ से अगर 45 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 बचेगा। जब ये 5 होता है तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अधिकारी पे 5 लोग हैं, तो ये आपको क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 जो है इसको सैटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पे ऑप्शन से बना सकते हैं क्वेश्चन। आप इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 2185, 2185, 510 और 1440 का एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है, और एचसीएफ का ऑप्शन दिया हुआ है 14, 15, 16, 17। अब आप इसका एचसीएफ अगर लंबे मेथड से निकालना चाहोगे, जो डिवीजन वाला मेथड होता है या फिर जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, उससे काफी ज्यादा टाइम लगेगा आपको। इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे?
तो शॉर्ट में देखो एचसीएफ निकालना यानी नीचे वाला जो है फैक्टर होगा, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो ऐसा नंबर जो क्या है सबसे ज़्यादा बार ज़्यादा कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे 14 देखिए, 14 क्या इसमें फैक्टर है? 285, ये ओड नंबर है, तो इवन नंबर वाला कोई केस यहाँ पे नहीं होगा और ये नहीं होगा। 14 और 16 तो ऐसे ही कट गया, बचा क्या? 15 और 17, 15 और 17 बचा। तो 17 को देखते हैं पहले, क्योंकि बड़ा नंबर है तो उसको पहले देखते हैं। 17 को देखेंगे तो 17 से आप ये देख रहे हो, 17 से क्या 285 डिवाइड हो रहा है? तो डिवाइड करके चेक करेंगे, नहीं हो रहा है। तो आपका बच गया क्या? 15, 15 चेक करोगे तो 15 100% सबको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसे आप ऐसे ऑप्शन से आ सकते थे करके। क्वेश्चन नंबर 22, 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया निकालना है भाई साहब। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार यानी बेस, हाफ इंटू 8 इंटू 16, यहाँ से करोगे तो आपका 64 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा रिपीट नंबर रिपीट हो गया, ये हो जाएगा 23। एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा के अगले 200 मीटर 50 मीटर की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, अगले 200 मीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय करता है, तो उसकी यात्रा में 400 किलोमीटर के लिए उसका औसत गति निकालने के लिए कह रहा है। देखो इसमें आपका फॉर्मूला लगाओगे 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस जो है आपका सेम है और आने में जाने में इस तरह का भी जब केस होता है उसमें भी आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, तो वही वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। 2 इंटू S1 कितना है? 80। अब देखो यहाँ पे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, इस 200 किलोमीटर से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमारा क्या लग गया? ये वाला फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 80 गुना, यहाँ से आपका ये 50, यहाँ से ये आपका 80 प्लस 50, ये करोगे आपका तो यहाँ से क्या कट जाएगा? यहाँ से 0 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 दूना 10 और ये आ जाएगा 800 और 8 5 13। जब आप इसे सॉल्व करोगे 13 13 13 13 13 छके 78 2 1, ठीक है, पॉइंट, इसके बाद ये आएगा 5 3, 61.53 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो आप एग्जाम में सिर्फ 61 आता तो आप ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाते। क्यों? क्योंकि 5 3 है तो एक ही ऑप्शन में 61 दिया हुआ है, तो आप वहीं पे आंसर मार के आ जाओ। सॉल्व पूरा मत किया करो, आपका एक एक सेकेंड वहां पे कीमती होता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं 24। ये ग्राफ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 24 में। इसका आपको क्या करना है? स्टडी करना है और पता लगाना है कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय चाय का अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है? देखो चाय का, देखो 2020 से पहले 2021 देखते हैं। 2020 में 13, 2021 में 15, तो 2020 से 21 में 2 का वृद्धि हुआ कितना पे? 13 पे, गुना 100%। तो 200 बटे 13 ये निकालोगे तो ये अप्रॉक्स में आएगा 13 13 15 बार में 13 130 और 5 15 के आसपास इसका आएगा। 2020 21 से 22 की ओर देखिए तो 15 से कितना आ रहा है? 17, यानी 2 बटे 15 गुना 100। अब यह 200 बटे 15 ये अप्रॉक्स में आ जाएगा आपको 13 के आसपास, अप्रॉक्स का मान बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका ये आपका 2022 से 23, इसमें आपको कितना का वृद्धि? 17 से 20, यानी 3 का वृद्धि कितना पे? 17 पे। ठीक है, गुना 100 कर दो। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये 17 3 तो 17 3 289, ये 17 पॉइंट आगे भी सॉल्व करना नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में एक ही बार 17 दिया हुआ है, तो ठीक है, नहीं तो 17.65 आपका क्या आ जाएगा? आंसर मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है।
ठीक है। डीआई के क्वेश्चन नॉर्मली इसी तरह के आसान-आसान आपसे पूछे जाएँगे पेपर में, तो आप आराम से करके आ जाना, ठीक है। पढ़ना है डाटा को एकदम बिल्कुल सही, डाटा गलत मत पढ़ लेना, रीड गलत मत कर लेना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बाकी आप जो भी कुछ पढ़े हो, जो मतलब पीछे जितना जितना एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पढ़ के आते हैं, वो सभी बेस्ड डीआई पे क्वेश्चन होता ही है। नेक्स्ट हम आपको ये देना चाहते हैं कि हमारे जो क्लास का जो जितना भी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यज्ञ विद्या ऐप पे मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप को, टेलीग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को आप एग्जाम से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में फ्री में अवेलेबल है, और हमारा वेबसाइट www.yagvidya.com www.yagvidya.com आपको फ्री में पीडीएफ, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट और पीडीएफ प्रोवाइड करता है, और साथ ही वहाँ पे आपको सारे ही कोर्स बिल्कुल यूट्यूब के जो कोर्स हैं हमारे, वो कैटेगरी वाइज आपको हमारे जो है वेबसाइट पे और हमारे एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8178333895 पे। हम सदैव आपका 24/7 आपकी पढ़ाई में आपका योगदान देने के लिए तत्पर है। सरकारी नौकरी चाहे वो कोई भी हो, एसएससी हो, यूपी स्टेट एग्जाम हो, रेलवे का पेपर हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सारे कंटेंट आपको आने वाले दिनों में यज्ञ विद्या में मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस किए रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे मिल जाए। हमने जितने भी सोशल मीडिया लिंक के बारे में आपसे चर्चा किया, वो सारे ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से इजिली जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी स्क्रीन पर देख रहे हो तो क्यूआर कोड स्कैन करो, आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे, सब्सक्राइब करो और एकदम मस्ती में पढ़ो, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप ये वीडियो देख ही लिए हो तो पसंद आया होगा। आप अपने जो भी दोस्त है, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई जिसमें भी मैथ आता है, ठीक है, या फिर आप जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसको ये कंप्लीट प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो, अपना उन्हें फीडबैक दे सकते हो कि भाई सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये कैसा भी पढ़ा रहे हैं, आपको उन्हें बताना है, ताकि हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। आपके व्यू से, लाइक से, शेयर से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और भी ज़्यादा मोटिवेट होके हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू।